कोरोना के समय करगिल का शौर्य दिवस किसी पब्लिक गैदरिंग के तौर पर नहीं मनाया जा रहा, लेकिन यह विजय गाथा इंडियन आर्मी के पराक्रम और एक्शन से भरपूर है, जिसे जितनी बार सुने राष्ट्रभक्ति का जज्बा उतना ही बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त देश को करगिल के कर्मयोद्धाओं की शौर्य गाथा सुना रहे थे, उस वक्त मंच पर करगिल युद्ध के समय सेना अध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक भी मौजूद थे और मौजूद थे पूर्व एयर चीफ मार्शल और करगिल युद्ध में गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन के लीडर पीएस धनोआ भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह भी। प्रधानमंत्री की जुबानी बलिदानियों की कहानी सुनकर हर आंख नम होने लगी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के हर नागरिक और अपने शूरवीरों के साझा प्रयासों से देश की सुरक्षा अभेद्य है, अभेद्य रहेगी। जब देश सुरक्षित होगा तभी विकास की नई ऊंचाइयों को छू पाएगा। लेकिन राष्ट्र निर्माण के पथ पर हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। भाई और बहनों, 1947 में क्या सिर्फ एक भाषा विशेष बोलने वाले आजाद हुए थे या सिर्फ एक पंथ के लोग आजाद हुए थे? क्या सिर्फ एक जाति के लोग आजाद हुए थे? जी नहीं, पूरा भारत आजाद हुआ था। जब हमने अपना संविधान लिखा था तो क्या सिर्फ एक भाषा, पंथ या जाति के लोगों के लिए लिखा था? जी नहीं, पूरे भारत के लिए लिखा था। और जब 20 साल पहले हमारे 500 से अधिक वीर सेनानियों ने कारगिल की बर्फी पहाड़ियों में कुर्बानियां दी थी, तो किसके लिए दी थी? वीर चक्र पाने वाले तमिलनाडु के रहने वाले बिहार रेजिमेंट के मेजर सरवणन, हीरो ऑफ बटालिक ने किस लिए के लिए वीरगति पाई थी? वीर चक्र पाने वाले दिल्ली के रहने वाले राजपुताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन ने किसके लिए कुर्बानी दी थी? और परम वीर चक्र पाने वाले हिमाचल प्रदेश के सपूत जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब कहा था ये दिल मांगे मोर, तो उनका दिल किसके लिए मांग रहा था? अपने लिए नहीं, किसी एक भाषा, धर्म या जाति के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, मां भारती के लिए। आइए हम सब मिलकर ठान लें कि ये बलिदान, ये कुर्बानियां हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम उनसे प्रेरणा लेंगे और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम भी अपनी जिंदगी खपाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान ने 1947, 1965, 1971 के बाद 1999 में कारगिल में जो किया वो वैसे ही नियत अब भी रखता है। तो दूसरे मोर्चे पर चुनौती चालबाज चीन की है, इसलिए अब मौका है जंगी सामान को हाईटेक करने का। तभी कारगिल के मैदान में गरजने वाली तोपों की जगह एडवांस टैंक और लड़ाकू विमान ले चुके हैं। अब युद्ध होगा तो ऐसे हाईटेक हथियारों के साथ होगा कि दुश्मन पानी मांगेगा। आज की लड़ाइयां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं और साइबर वर्ल्ड में भी लड़ी जाती है। और इसलिए सेना को आधुनिक बनाना हमारी आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता भी है। आधुनिकता हमारी सेना की पहचान बननी चाहिए।
जल हो, थल हो, नभ हो, हमारी सेना अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखे और आधुनिक बने, ये हमारा प्रयास है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ना किसी के दबाव में काम होगा, न प्रभाव में और न ही किसी अभाव में। चाहे अरिहंत के जरिए परमाणु त्रिकोण की स्थापना हो या फिर ए-सैट परीक्षण, भविष्य की रक्षा जरूरतों, अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए दबावों की परवाह किए बिना हमने कदम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा। इसी सोच के साथ देश में सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। आधुनिक राइफलों से लेकर टैंक, तोप और लड़ाकू विमान तक हम भारत में तेजी से बना रहे हैं। डिफेंस में मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी और विदेशी निवेश के लिए भी हमने प्रयास तेज किए हैं। जरूरत के मुताबिक आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी मंगवाए जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी सेना को दुनिया का आधुनिकतम साजो सामान मिलने वाला है। दुनिया को पता है कि जिस पाकिस्तान ने करगिल में भारत की पीठ में छुरा घोंपा, वो पाकिस्तान आज आतंकियों की सबसे बड़ी जन्नत है, जिनके बलबूते पर आज भी पाकिस्तान सरहद पर अपनी नापाक चालें चलता रहता है। इसलिए अब वक्त है उस जगह पर चोट करने का, पाकिस्तान को जहां दर्द सबसे ज्यादा होगा। प्राकृतिक आपदाओं में सेना के समर्पण और सेवा की भावना, संवेदनशील भूमिका और जन जन तक पहुंचने की क्षमता ने साल दर साल हर भारतीय का दिल छुआ है। साथियों, हमारे शूरवीर, हमारी पराक्रमी सेना परंपरागत युद्ध में पारंगत है, लेकिन आज पूरा विश्व जिस स्थिति से गुजर रहा है, उसमें युद्ध का स्वरूप बदल गया है। आज विश्व, आज मानवजात छद्म युद्ध का शिकार है, जिसमें आतंकवाद पूरी मानवता को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। अपनी अपनी साजिशों में युद्ध में पराजित कुछ लोग छद्म युद्ध के सहारे अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज समय की मांग है कि मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियां सशस्त्र बलों के साथ समर्थन में खड़ी हो, तभी आतंकवाद का प्रभावी तौर पर मुकाबला किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल को बेहद करीब से देखा है और करीब से देखी है वो शहादत जिसने 1999 में हिंदुस्तान के ललाट पर जीत का तिलक लगाया था।
उन शहीदों की कुर्बानी देश को हमेशा याद थी, हमेशा याद है और हमेशा याद रहेगी। आज इस करगिल के विजय पर्व पर उन वीरों से प्रेरणा लेते हुए, उन वीर माताओं से प्रेरणा लेते हुए देश के लिए अपने कर्तव्यों को हम अपने आप को समर्पित करें, इसी एक भाव के साथ उन वीरों को नमन करते हुए आप सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज देश करगिल विजय के 21 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, शहादत को याद कर रहा है। यकीनन कोरोना के वक्त में जलसा वैसा नहीं है, लेकिन नाज उतना ही है, सीना आज भी गर्व से उतना ही चौड़ा है। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन कर दिया।